1963, एक ऐसा देश जिसके पास ना तो दुनिया के जैसा बजट था, ना एडवांस टेक्नोलॉजी और ना ही दुनिया के जैसा स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक्सपीरियंस। रॉकेट के हिस्से कभी साइकिल पर ले जाए गए तो कभी बैलगाड़ी पर। लॉन्च कंट्रोल रूम एक पुराने चर्च के अंदर था। शायद उस वक्त ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन यह देश भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। सूरज को स्टडी करने के लिए अपना ऑब्जर्वेटरी भेजेगा और प्राइवेट कंपनीज भी अपने रॉकेट को लॉन्च करेगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ और सिर्फ मिशन और सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है या फिर अगली ग्लोबल स्पेस सुपर पावर बनने की भी तैयारी कर रहा है। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सुमित मैठानी और आप देख रहे हैं धर्म नीति, जहां हम बात करते हैं राजनीति से धर्म तक। अगर आप यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी और अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इंडियन स्पेस प्रोग्राम सिर्फ करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं है, बल्कि भारत के फ्यूचर के इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण पिलर बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफ़र से जहां सपने तो बहुत बड़े थे लेकिन रिसोर्सेज बहुत छोटे। साल था 1962 का। देश को आज़ाद हुए थोड़ा ही समय हुआ था। उस समय देश गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी ज़रूरतों से जूझ रहा था। ऐसे वक्त में लोगों का मानना था कि जब देश के पास खाने के लिए नहीं है तो ऐसे वक्त में स्पेस प्रोग्राम की क्या आवश्यकता है। लेकिन एक इंसान ने इस सोच को बदल दिया, डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनका मानना था कि अगर भारत को एक डेवलप नेशन बनना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़कर नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल कर ही देश की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। इसी विजन के साथ केरला के थुम्बा में इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया। एक चर्च को कंट्रोल रूम बना दिया गया, बिशप का घर लेबोरेटरी बन गया और रॉकेट के पास साइकिल और बैलगाड़ी से लॉन्चिंग पैड तक ले जाए जाते थे। ये तस्वीरें आज सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके रिसोर्सेज नहीं, बल्कि उसका विज़न होता है। और शायद इसी विज़न ने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को दुनिया के सबसे अलग प्रोग्राम में से एक बना दिया। अगले कुछ दशकों में यही छोटा सा प्रोग्राम धीरे धीरे दुनिया की सबसे भरोसेमंद और कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एजेंसीज में शामिल हो गया। पीएसएलवी ने भारत को एक रिलायबल पार्टनर बना दिया। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स को ढूंढने का बेहद महत्वपूर्ण काम किया। मार्स ऑर्बिटर मिशन ने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की ऑर्बिट तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके वह कर दिखाया जो दुनिया का अब तक कोई देश नहीं कर सका था। आदित्य L1 ने सूरज के अध्ययन के लिए भारत की एक शुरुआत करी और आज गगनयान से लेकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक भारत नए सपने देख रहा है। लेकिन ये मिशन सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं थे, बल्कि इनका असली मकसद था सामान्य भारतीय नागरिकों की जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। इनका असली मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी को हर भारतीय की ज़िंदगी तक पहुंचाना। और शायद यहीं से शुरू होती है इंडियन स्पेस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरत कहानी। आज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से खेती की मॉनिटरिंग, क्रॉप हेल्थ और वाटर मैनेजमेंट पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। वेदर सैटेलाइट्स साइक्लोन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की पहले से ही एडवांस वार्निंग देकर लाखों लोगों की जान और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होने से बचा लेता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ने टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन एजुकेशन को देश के दूर दूर के कोनों तक पहुंचाया है। इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक डिफेंस के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और सिविलियन सर्विसेज को भी मजबूत बनाता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बॉर्डर सर्वेलेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, अर्बन प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यानी स्पेस टेक्नोलॉजी आज सिर्फ साइंस का एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि इंडिया के इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिफेंस और डिजिटल इंडिया का फाउंडेशन बन चुकी है। लेकिन जितनी तेज़ी से दुनिया का स्पेस सेक्टर बढ़ रहा था, उतनी तेज़ी से भारत अकेले इसरो के दम पर आगे नहीं बढ़ सकता था। गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि अगर इंडिया को फ्यूचर की स्पेस
सुपर पावर बनाना है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी एजेंसी के दम पर नहीं होने वाला, बल्कि पूरी स्पेस इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा। और इसी सोच ने जन्म दिया भारत के स्पेस सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट का। साल था 2020। यह सिर्फ एक साल नहीं था, सरकार ने पहली बार प्राइवेट कंपनीज़ के लिए स्पेस सेक्टर को खोल दिया था। इसका मतलब यह था कि अब सिर्फ इसरो नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज़ भी सैटेलाइट्स बना सकती थी, रॉकेट बना सकती थी, उन्हें लॉन्च कर सकती थी और स्पेस सेक्टर में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती थी। इस बदलाव को और ज़्यादा मजबूत बनाया इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 ने। इस पॉलिसी ने इसरो को रिसर्च, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और फ्यूचर मिशन पर फोकस करने की जिम्मेदारी दी, जबकि प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन में बड़ा रोल दिया गया। प्राइवेट कंपनीज़ को गाइड और ऑथराइज करने के लिए इन स्पेस बनाया गया और इसरो की टेक्नोलॉजीज़ को कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में बदलने की जिम्मेदारी NSIL को दी गई। लेकिन सरकार का विजन सिर्फ पॉलिसी बदलने तक सीमित नहीं था। लक्ष्य था 2033 तक इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को 44 बिलियन तक लेकर जाना, जो कि दुनिया की टोटल स्पेस इकोनॉमी का लगभग 8% होगी। और 2040 तक भारत सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स और $100 बिलियन की स्पेस इकोनॉमी के साथ दुनिया के लीडिंग स्पेस नेशंस में शामिल होना। और जैसे ही ये दरवाजे खुले, इंडिया के स्पेस सेक्टर में मानो एक क्रांति आ गई हो। और देखते ही देखते आज देश में लगभग 400 से भी ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप्स के साथ एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। और ये सिर्फ सैटेलाइट नहीं बल्कि रॉकेट्स, प्रपल्सन सिस्टम, AI, अर्थ ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट इंटरनेट, इन स्पेस सर्विसिंग और स्पेस डेटा एनालिटिक्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं। स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 लॉन्च करके भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट स्पेस में पहुंचा दिया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का इंजन बना दिया है। पिक्सल अपने हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट की मदद से अर्थ को इतनी डिटेल में ऑब्जर्व कर रहा है कि एग्रीकल्चर से लेकर माइनिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट तक नए नए एप्लीकेशंस खुल रहे हैं। डिजिंगटारा स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पर काम कर रहा है, जबकि बेलाट्रिक्स एरोस्पेस और ध्रुवा स्पेस सैटेलाइट प्रपल्सन और नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। अब दुनिया भारत को सिर्फ एक लो कॉस्ट लॉन्च प्रोवाइडर के रूप में नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्पेस इनोवेशन हब के रूप में देखने लगी है। लेकिन हर सफ़र की तरह भारत की जर्नी भी अभी पूरी नहीं हुई है। आज भी अमेरिका और चाइना R&D, हैवी लिफ्ट रॉकेट्स और रीयूजेबल लॉन्चिंग सिस्टम और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमसे कहीं आगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, लेकिन ग्लोबल लीडर्स के मुकाबले हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। और हाल ही में 100 से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर इसरो को छोड़कर इंडिया के अन्य प्राइवेट स्टार्टअप और कंपनीज़ में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने गगनयान जैसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर के रेजिग्नेशन को लेकर रूल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। कुछ लोग इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, लेकिन एक नज़रिया यह भी है कि जब यह एक्सपीरियंस छोटे स्टार्टअप्स तक पहुंचता है तो उससे पूरा का पूरा स्पेस इकोसिस्टम आगे बढ़ता है। असली चैलेंज यह नहीं है कि ये लोग इसरो को छोड़ रहे हैं, बल्कि असली चैलेंज यह होना चाहिए कि ये सभी लोग देश छोड़कर बाहर जाने के बजाय देश के अंदर ही इनोवेशन, R&D और डेवलपमेंट में अपना योगदान दे। लेकिन अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे तो आने वाले साल और ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं। गगनयान के जरिए पहली बार इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स अपने देश में बने स्पेसक्राफ्ट की मदद से स्पेस में जाएंगे। चंद्रयान 4 चंद्रमा से कुछ सैंपल्स को इंडिया में वापस लाने की कोशिश करेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया को लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी देगा। रीयूजेबल रॉकेट्स, नेक्स्ट जनरेशन प्रपल्सन, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, AI और स्पेस बेस्ड सर्विसेज जैसे सेक्टर्स भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और शायद इसीलिए सरकार ने 2033 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी को 44 बिलियन और दुनिया की स्पेस इकोनॉमी का लगभग 8% बनाने का लक्ष्य रखा है। और 2040 तक
इसे 100 बिलियन से भी अधिक बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ये सपने सिर्फ पॉलिसी से पूरे नहीं होंगे, इन्हें पूरा करेंगे हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर्स और शायद आप सब स्टूडेंट्स। 1963 में जब रॉकेट के पास साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाए जा रहे थे, तब किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना तिरंगा झंडा फहराएगा। यह सफ़र हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि बड़ी मंजिल कभी एक ही छलांग में नहीं मिलती, वो हजारों छोटे, सही और लगातार उठाए कदमों से मिलती है। ना इसरो एक दिन में बना, ना चंद्रयान एक रात में तैयार हुआ, और ना ही कोई देश सिर्फ सपने देखने से सुपर पावर बन सकता है। उसके लिए विजन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे बढ़कर हर छोटे कदम पर भरोसा चाहिए। अगर एक चर्च से शुरू हुआ सफ़र साइकिल पर रॉकेट ले जाने वाला देश आज दुनिया के सबसे बड़े स्पेस नेशंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो आज छोटी शुरुआत करने से डर रहा है, क्योंकि अक्सर छोटी शुरुआत ही बड़ा इतिहास लिखती है। मैं हूं स्मित मिठानी, आप देख रहे थे धर्म नीति, जहां हम बात करते हैं राजनीति से राजधर्म तक।